Good afternoon to all of you. So now we will discuss about the ray diagram of concave mirror and convex mirror. So before that we need to know some important rays. जैसे कुछ 4 रूल हैं, उनको ले करके हम लोग डिस्कस करेंगे. वैसे तो 4 रे क्या, अभी किसी बॉडी से तो n नंबर ऑफ रेज, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे होते हैं, बट सबको तो हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि सारे के सारे सिमेट्रिकल या परफेक्शन से नहीं आता है. तो वी नीड टू मेज़र ऑल द एंगल्स फॉर दैट. तो उतना कंफ्यूजन, उतना मेहनत करने से बेहतर है कि 4 ऐसा कोई रे जिससे हम लोग इजीली रेज को समझ सके, बना सके, ड्रॉ कर सके, तो वो हम लोग लेते हैं. और तो 4 बेसिकली हम लोग 4 रूल स्टडी कर लेंगे. बेसिकली इन्हीं 4 में से किन्हीं 2 का यूज़ करके हम लोग रेज डायग्राम्स बनाते हैं फॉर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. लेंस के समय में लेंस के लिए अलग जो रूल्स होते हैं वो हम लोग फॉलो करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी रेज हम लोग ले रहे हैं या फिर जो मिरर पे ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन जो देख रहे हैं, वहाँ पे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो बजाते बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, है ना. तो वी विल डिस्कस, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे हम लोग 4 रूल हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या ले रहे हैं. सबसे पहला कि जो रे है हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है. तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि कनकेव मिरर जो होता है वो हमारा क्या होता है कि इट इज़ अ कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर. तो ये जो रे हमारा इधर जा रहा है वो कन्वर्ज मतलब मिलाना, वो ऐसा जा रहा है, मतलब कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है, उसको झुकाना, कन्वर्जिंग. तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा दूर तो जाएगा नहीं, वो आएगा हमारा कन्वर्ज करेगा. अभी वो किधर से कन्वर्ज करेगा, तो जैसे हम लोगों ने ये रे लिया है, तो सपोज दैट हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं. तो ये छोटा सा, जैसे हम लोग एक प्लेन मिरर मान ले, तो ये एक टेंजेंट, तो ये एक प्लेन हो गया. यहाँ पे एक तरह से कहो तो ये टेंजेंट है. और टेंजेंट का नॉर्मल अगर दी, हमारे को एक नॉर्मल चाहिए होता है एंगल्स के मेजरमेंट के लिए. तो अगर टेंजेंट पे नॉर्मल अगर देखा जाए, एक सर्कल है उस पर अगर टेंजेंट बनाया तो उसमें नॉर्मल देखा है तो वो सेंटर से पास करेगा. तो ये जो लाइन जा रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, सेंटर से जाता हुआ. तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया. तो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही एंगल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. तो रिफ्लेक्ट करेगा तो आप देखोगे कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बनाएंगे हम, तो ये हमारा कहाँ से पास करता हुआ दिखेगा, ये फोकस से पास करता हुआ दिखेगा. ये हमारा फोकस से पास करता हुआ दिखेगा. यहाँ पे एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एरो के बिना ये अधूरा है. तो ये जो पैरेलल रेज गया वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, फोकस से मिल जाता है, फोकस से पास करता है. दिस इज फॉर द कनकेव मिरर. अभी यही हम कन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो ये जो पैरेलल है, ये जो पैरेलल रे है, अभी ये तो फोकस और सेंटर तो सारे उधर है, तो सेंटर से हम लोग ने ये नॉर्मल तो बना दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये तो हो गया ज़रूर. लेकिन इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कि अगर यदि आप ये 2 पॉइंट को मान करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, देखिए ये ऐसा दिखेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो फोकस पे तो जा नहीं सकता है और वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो वो स्कैटर करता हुआ दिखेगा. तो ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, इसको यहाँ से आप देखोगे तो लगेगा कि ये इस डायरेक्शन से ये रे का ऑरिजिन हुआ है, इस फोकस से ये रे जा रहा है. चूंकि ये इधर तो जा नहीं सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी ये एंगल ऑफ रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो किया है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये ऐसा जाता हुआ, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है ना, कन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग नेचर मिरर. तो ये हमारे को ऐसा उधर जाता हुआ दिखेगा, है ना. ये तो इधर आ नहीं सकता या इस तरफ, तो फोकस की तरफ झुक नहीं सकता है. तो ये डाइवर्ज होता हुआ अगर दिखेगा तो कहाँ से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, लगेगा कि फोकस से. यहाँ से दिखेंगे तो लगेगा कि ये लाइन का ओरिजिनेशन इस जगह से है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये बाकायदा फॉलो कर रहा है ना. ये पहला रूल था ना. नेक्स्ट है कि अगर यदि किसी रे को हम लोग फोकस से पास करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये
लाइट जो है ये काफ़ी अपने नेचर को, सिमेट्री को फॉलो करता है। मीन्स जिस रास्ते से वो आया है उस रास्ते से वो जाना चाहेगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर यदि ये रे एक लेज़र से अगर दी मैंने लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराया तो ये ऐसे गया, यहाँ पे टक्कर होने के बाद ये ऐसे जाता है। अगर यदि मैं यहाँ पे इंसिडेंट कराऊँ रे ऑफ लाइट को मैं या लेज़र लाइट को मैं ऐसे दूँ तो ये इस रास्ते को फॉलो करेगा, यहाँ पे टक्कर खाएगा और ऐसा चला जाएगा। और ये नेचर भी है, ये नेचर भी है कि आप कहना चाहते हैं जैसे नेचर अलाउ सिमेट्री, नेचर अलाउ सिमेट्री जैसे कहने का मतलब कि अगर यदि हम ऊपर से किसी बॉडी को छोड़ दें तो ये नीचे जाएगा, तो अगर यदि उतना ही एनर्जी मैं इसको यहाँ से दूं तो ये ऊपर भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये नेचर है। तो अगर यदि मैंने रे ऑफ लाइट को ऐसे दिया तो यहाँ टक्कर होकर के इधर पे गया, तो अगर यदि मैं फोकस से पास करा दूं तो ये क्या करेगा, इसके पैरेलल चला जाएगा। तो वही चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये जैसे क्या है कि मैंने इसको फोकस से पास कराया, तो अब इसका नेचर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। जैसे ये हो गया स्मॉल मिरर, प्लेन मिरर, तो उस पर ये नॉर्मल हो गया ये, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर भी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये क्या कर जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा। अगर यदि मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो वो फोकस से जाता है, तो अगर फोकस से पास करवाएं तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये सेकेंड रूल है। लेकिन अब यहाँ पे अगर यदि इसी रूल को मैं देखना चाहूँ तो क्या है भाई कि अगर यदि मैंने इसको, ये तो फोकस पे जा नहीं सकता, लेकिन हमने क्या लिया, एक इमेजिनरी माना है कि सपोज दैट एक रे ऑफ लाइट लिया, इसको मैंने इस तरह से पॉइंट किया कि ये हमारा फोकस की तरफ जा रहा हो लाइट। तो अगर यदि ये फोकस पे इंसिडेंट होता हुआ दिखेगा जबकि एग्जैक्टली वो जाता नहीं है, तो क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसके पैरेलल चला जाएगा। अब यहाँ पर भी एंगल ऑफ क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होता है, तो हाँ भाई ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतने ही एंगल पे ये क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया सेकेंड रूल कन्वेक्स के लिए। अब थर्ड रूल अगर यदि मैं बात करूं कनकेव के लिए, कि अगर ये रे ऑफ लाइट को मैंने सी से पास करवाता हूँ, सी से मैं पास करवाता हूँ। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर यदि मैं सीधा नॉर्मल लाइन पे अगर यदि मैं इंसिडेंट करवाता हूँ, केवल नॉर्मल लाइन पे इंसिडेंट करवाता हूँ, तो वो क्या करेगा, उसी पे वो बाउंस बैक कर जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल ही लाइन तो है ना, ये जो लाइन हमारा सेंटर से पास करता है वो क्या होता है, नॉर्मल ही लाइन है। तो नॉर्मल लाइन पे अगर यदि इंसिडेंस कराया है तो 0 डिग्री के साथ इंसिडेंट कराया है तो रिफ्लेक्ट भी होगा 0 डिग्री, मीन्स ये उसी पाथ को ये वापस चला जाएगा, जैसे आया उसी रास्ते में ये चला जाएगा। अब इसको अगर यदि इस कन्वेक्स में देखें तो ये तो मैंने ऐसा पॉइंट किया कि ये ऐसा लगे कि ये सेंटर की तरफ जा रहा है, जो कि एग्जैक्टली तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो उस तरफ है, वर्चुअल है। तो यहाँ पे अगर यदि मैं बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये लगेगा कि इसी रास्ते में ये वापस, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन पे इंसिडेंट कराया है तो नॉर्मल लाइन पे ही ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, जिस तरह से पॉइंट इंसिडेंट किया उसी पे ये बाउंस बैक कर गया। नाउ अब ये अगर यदि रे ऑफ लाइट हमारा पोल पे जाकर के इंसिडेंट होता है, अगर यदि ये पोल पे जाके इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या करेगा, नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा। तो ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही एंगल से ये क्या कर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका रे डायग्राम। ये 4 रूल हो गए कन्वेक्स के लिए, I=R। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर यदि देखें ये इंसिडेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही लाइन हमारा नॉर्मल लाइन हो जाएगा। तो नॉर्मल लाइन पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर दी बनाए तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये 4 लॉ है, ये 4 रूल है। अभी इन्हीं में से कोई 2 को यूज करेंगे और हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिकली ये रूल्स है। देखो हम लोग वही बोल रहे हैं ना कि ऐसो क्या है कि हम लोग अनगिनत रे ले सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली अनगिनत रे ले तो सकते हैं, लेकिन सबके लिए हमको अलग अलग एंगल का मेजरमेंट करना पड़ेगा। वो हम लोग के लिए टफ सा जॉब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये 4 लॉ जो है, ये जैसे ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। तो ये जो 4 लॉ है, इन 4 रूल है, इन्हीं 4 रूल से हम लोग क्या करेंगे, इनमें से जो रूल हमारे इसमें वैलिड होगा, यूज हो पाएगा, या तो चारों यूज हो जाए, या 2 यूज हो जाए, या 3 यूज हो जाए, जो भी यूज हो उसको यूज करेंगे और हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, कनकेव के लिए भी, कन्वेक्स के लिए। ये बेसिकली क्या है, 4 रूल है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अभी इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, जैसे हम लोगों ने कनकेव मिरर बनाया है, तो यहाँ पे एक हमारा फोकस हो गया, एक सेंटर हो गया, और ये काफ़ी दूर हमारा मान लेते हैं ये इन्फिनिटी हो गया। तो हम लोग कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। एक तो रख सकते हैं हम काफ़ी दूर, मिरर से काफ़ी दूर हम लोग रखा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। एक हम लोग दूसरा पोजीशन हो सकता है ये कहाँ है, जस्ट सेंटर से बियॉन्ड। ये एक हो सकता है एकदम सेंटर पे, तीसरा केस। चौथा केस हो सकता है कि ये मीन्स जो कि सेंटर और फोकस के बीच में है। चौथा केस ये 5वां केस हो सकता है कि एग्जैक्ट फोकस पे, और 6ठा केस हो सकता है कि फोकस और पोल के कहीं बीच में। तो ये 6 केसेस हैं, और इन 6 केसेस पे हम लोगों को रे डायग्राम्स देखने हैं, अलग अलग केसेस। पहला केस क्या है, एट इन्फिनिटी। दूसरा केस बियॉन्ड सी। तीसरा क्या है, एट सी। चौथा क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। 5वां क्या है, एट एफ। 6ठा क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये पहला केस ले रहे हैं, क्या है, एट इन्फिनिटी। एक और चीज आप ध्यान रखोगे कि इन्फिनिटी पे जब भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इन्फिनिटी से जो भी रे आ रहे होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल होते हैं। जो इन्फिनिटी से रे आएगा वो हमेशा पैरेलल होगा। ये ऑलवेज हमेशा ध्यान देंगे, दिमाग में रखेंगे इस बात को कि जो, या फिर 2 पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करते हैं, इन्फिनिटी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थिंग है कि रेज फ्रॉम इन्फिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल। और एक ये चीज़ तो है ही, और यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आप जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। ये हमेशा याद रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। ये हमेशा इन्फिनिटी में मिलेगा। जैसे 2 लाइन अगर पैरेलल जा रहा है तो ये क्या बोलेंगे कि ये कहाँ मीट कर सकता है, तो ये मीट करेगा एट इन्फिनिटी। ये हमेशा कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी। आप देखोगे कि रेलवे ट्रैक के पास आप खड़े हो जाए तो रेलवे ट्रैक लगेगा कि कभी दूर में जाकर के आपस में लगता है वो चिपक गए हैं, सट गए हैं। या फिर 2 वायर जो आप पोल्स पे जो 2 वायर होते हैं उसको आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि वो 2 लाइन तार जा रहे हैं और कहीं लगेगा कि काफ़ी दूर में वो लगेगा कि आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि 2 पैरेलल लाइंस हमेशा जाकर के इन्फिनिटी में मिलता है। मींस अगर इन्फिनिटी पे अगर ये से 2 लाइन निकालें तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसी को आप 2 तरीके से समझने की कोशिश करो। 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि 2 लाइन, जैसे इसको मैं बता ही देता हूँ, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक लाइन बनाया और ये दूसरा लाइन बनाया, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है ना। अभी मैं इस जगह पे मैं बात करूँ, इस पोजीशन पे मैं बात करूँ, तो यहाँ आप देखोगे कि मोर और लेस ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है ना। यहाँ पे देखो तो और अच्छे से लगेगा कि ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये मीट कहाँ कर रहे हैं, ये कहीं दूर में मीट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये लगेगा कि ऐसा कि इन्फिनिटी पे ये मिल रहे हैं। 2 पैरेलल लाइंस कहाँ जाके मिलते हैं, इन्फिनिटी। तो यदि इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो रे आएगा वो क्या आ जाएगा, लगेगा कि वो पैरेलल है, वो पैरेलल रेज है। तो 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, या कह सकते हैं कि 2 लाइंस विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर पैरेलल। दोनों एक ही बात है, 2 अलग अलग तरीके से बस बोले गए हैं। तो अब यहां से हम लोग 2
कोई भी दो जो हमारा यूजेबल रेज होगा उसको हम लोग यूज करेंगे और हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला केस क्या बनता है हमारा, एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी रेज आएंगे सारे के सारे पैरेलल होंगे, सारे के सारे पैरेलल रेज आएंगे। तो ये एक रे आया है ना, ये पैरेलल रेज, यहाँ से भी एक रे गया तो वो भी क्या होगा, हमारा पैरेलल ही होएगा। और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करता है, फोकस पे मिलता है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मिलेगा, ये फोकस पे मिलने वाला है। ये जो लाइन है ये हमारा कहाँ मिलेगा, ये फोकस पे मिलेगा। कोई भी पैरेलल रेज, ऐसा नहीं है कि यही दो, कोई भी पैरेलल रेज जो आएगा वो यहाँ पे फोकस पे मिलेगा। ये भी इस तरह से क्या आएगा, फोकस पे आकर के मिल जाएगा। मीन्स ये ए बी का इमेज कहाँ बन रहा है, ये फोकस पे बन रहा है। ए बी का इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो अगर मैं पोजीशन में बताऊं कि इस इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, देखो अब क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिले वहीं पे हमारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अभी इसको इधर में एक्सटेंड करूँ तो इधर तो ये मिलने वाला नहीं है, ये तो वर्चुअल तो होगा नहीं, ये जो होगा सब इधर ही बन रहा है। ये एक रिफ्लेक्टेड, ये दूसरा, ये दोनों मिल रहा है यहाँ पे। तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे हुआ, ये ए बी, अब पता ही नहीं चल रहा ए डैश, ये जो इमेज जो बनेगा हमारा ए डैश बी डैश, ये उल्टा है या सीधा है ये तो हमको भी पता नहीं चल रहा है, हम आगे बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो पोजीशन तो कहाँ पे है भाई, फोकस पे है, बट ये काफ़ी दिक्कत है कि हम बता नहीं पा रहे हैं वो सीधा है या उल्टा है अभी फिलहाल। साइज ये इतना बड़ा था, इसका ये पॉइंट यहाँ पे इतना छोटा बना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये एकदम लग रहा है कि पॉइंट शेप्ड में है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऐसा जब भी कोई बनता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं या तो पॉइंट शेप साइज, साइज कैसा है, पॉइंट शेप, या हाईली डिमिनिश्ड, या इसको नाम देंगे हाईली डिमिनिश्ड, इसको ये नाम दिया जाता है हाईली डिमिनिश्ड। अब इसका नेचर तो भाई दो तरह का हो सकता है ना, या वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ पे है भाई कि पता नहीं चल रहा है ये सीधा है या उल्टा है, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि दो रियल रेज आपस में मीट कर रहे हैं। तो जब भी दो रियल रेज आपस में मीट करते हैं तो वहां जो इमेज बनता है वो हमेशा होता है रियल इमेज। तो नेचर इसका कैसा है, तो ये बना हमारा रियल इमेज, और रियल है तो हम जानते हैं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। तो ये ए डैश बी डैश जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, सीधा है या उल्टा है, वो तो नहीं पता चला हमको ऐसे, लेकिन यहाँ से हमको पता चल गया कि रियल रेज मिल रहे हैं, इसलिए वो इमेज जो भी बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। ये काफ़ी छोटा पॉइंट शेप्ड बनता है, बहुत छोटा पॉइंट शेप। चलो, तो ये हो गया केस 1 कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस 2 जो है ये बियॉन्ड सी के जस्ट बियॉन्ड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है ना, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लोग कोई भी दो लेंगे, कोई सा भी दो लेंगे। तो ये एक लिया हम लोगों ने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमेशा कहाँ पे मिलता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाता है, फोकस पे जाकर के मीट करता है। तो ये रहा मेरा फोकस पे मीट किया, ये हमारा फोकस पे मीट किया। अब दूसरा कोई सा भी ले सकते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं जो फोकस से जाता है। तो हम लोग ये लिया फोकस पे, ये वाला रूल। ऐसे यहाँ पे तो सारा ये भी रूल बन जाएगा, कोई भी बन सकता है, लेकिन हम लोग कोई भी एक दो ले लेते हैं, आप चाहो तो चारों लो, है ना। तो जैसे ये जो गया फोकस से, जो हमारा लाइन जाता है, रे ऑफ लाइट गया, ये फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ग्रीन वाला रिफ्लेक्टेड रे है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे मिल करके यहाँ पे बनाया है इमेज। कहाँ पे बनाया है इमेज, ये रहा हमारा इमेज, है ना। तो आप देखोगे कि ये कैसा बना, ए डैश बी डैश, ये हम लोग मान लेता हूँ इमेज। तो इमेज हमारा क्या है, ए डैश बी डैश।
अब इसका पोजीशन कहाँ है, तो ये देखो आप सी और एफ के बीच में बन रहा है ना, बियॉन्ड सी लिया है ये केस। ये क्या था, एट एफ, सॉरी इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी पता है। तो केस 1 क्या है, एट इन्फिनिटी। ये केस 2 क्या है, बियॉन्ड सी। जब ये बियॉन्ड सी का केस लेता हूँ तो पोजीशन ऑफ इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सी और एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रहा है। अभी बात करें साइज, तो आप देखो ये साफ पता चल रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो साइज कैसा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा डिमिनिस्ड। ये कैसा हो गया, साइज छोटा, डिमिनिस्ड, छोटा, स्मॉलर। अभी नेचर क्या होगा, देखो दो रियल रेज मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, रियल। रियल है तो ये कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। देखो जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं तो एरो को बनाना, एरो देना बहुत जरूरी, एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एरो का आप बनाए ना तो आप एरो आप जरूर दें, ठीक है। एरो नहीं देंगे तो नंबर कट जाएगा। तो ये हो गया केस 2। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस 3। केस 3 क्या हो गया हमारा, एट सी, एट सी। ये केस 3 हो गया। देखो अब मैं ऑलरेडी ये बना के रखा हूं ताकि मेरे को डायग्राम दोबारा बनाना ना पड़े। तो एट सी के लिए हम लोग कौन सा कोई सा भी दो रूल ले लेते हैं। तो ये हम लोग लिया पहला रूल कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, फोकस से जाके मीट करता है। ये फोकस पे जाता है, फोकस से पास होता है, ठीक है ना। अब दूसरा है कि इसको ऐसा करता हूं कि इसको तो ले ही चुका हूं, इस रूल को यूज कर लेता हूं, या इसी को मैं यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को मैं यूज करता हूं, है ना। जो फोकस से पास होगा, जो फोकस से पास होगा वो कहाँ पे जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई सा भी रूल ले सकते थे आप, ये वाला भी रूल ले सकते हैं, यहाँ से गया उतने ही एंगल के साथ, वो भी वहीं पे मीट करेगा। तो इसको अगर यदि मैं ड्रॉ करूं तो आप देखोगे कि कहाँ पे बन रहा है। अगर सी पे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट लिया, ये ए डैश बी डैश, तो अगर यदि मैंने सी पे लिया ऑब्जेक्ट एट सेंटर, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आया, ए डैश बी डैश, हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आया, सी पे ही आया है, एट सी। साइज क्या हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है ये और ये दोनों सेम साइज होंगे, सेम साइज होगा। आप इसको आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन हालांकि इसको उतना प्रूव ये करने की जरूरत नहीं, ये सेम साइज ही होने वाला। तो ये आया सेम साइज। अगर आप प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर ही दो ना, कितना सा टाइम लगेगा। ये वाला रे अगर यदि लेते हैं तो ये हमारा रे इधर पे जाता है ना, तो ये देखो कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया और ये कॉमन हो गया। तो एंगल, साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इज CP बाय CPCT, ये और ये बराबर हो गया, है ना। हालांकि उतना कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये हम लोग रेड और ग्रीन वाला ही लेकर के चलो, ये ब्लैक बस हम ऐसे ही प्रूव करने के लिए बता रहा था। तो ये देखो नेचर इसका क्या हो जाएगा, दो रियल रेज ही मिले हैं, तो ये क्या बन जाएगा, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। ये केस 3 हो गया। अब केस 4 की बात करें, केस 4 की तरफ चलें, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों ने बात कर रहा है कि जो पैरेलल रेज होते हैं, देखो हम लोग उस फर्स्ट रूल का कितना यूज हो रहा है हमारा। ऐसे आप कोई सा भी दो रूल का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, जो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, फोकस से पास करता है। ये हमारा फोकस से पास कर गया, है ना। अभी यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये वाला रूल यूज करते हैं जो कि हमारा पोल पे जाता है। ये रूल नंबर 4 कि ये यहाँ से पास किया P से और रिफ्लेक्ट करता है विद द सेम एंगल।
तो यहाँ पे ये वाला रे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप फोकस वाला भी ले सकते थे, कोई दिक्कत था नहीं। चलो मैं दूसरा, नहीं तो सब बोलेंगे कि आप कि सर एक ही लॉ रूल यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी यूज़ करें। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आ गया, ये देखो दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में यहाँ मीट किया, तो कहाँ मीट किया है, तो ये यहाँ पे मीट किया है। अभी इसका ये हो गया ए डैश बी डैश, तो इसका इमेज कहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश। अभी इसका मैं बताऊं पोजीशन क्या है, तो ये देखो सी और एफ के बीच में अगर भी लेते हैं, सी और एफ के बीच में, ये केस नंबर 4, ये सी और एफ के बीच में जब मैं लिया तो इमेज का फॉर्मेशन देखो बियॉन्ड सी हो गया, बियॉन्ड सी। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। तो साइज आप बात करो तो देखो ए बी छोटा है यार, ए डैश बी डैश तो बड़ा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड। ये बड़ा हो गया ना, थोड़ा बड़ा है दिख रहा है, तो मैग्नीफाइड हो जाएगा। अब नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, दो रियल रेज आपस में मिल रहा है, तो नेचर आपस, ये क्या हो रहा है कि भाई इसमें बन रहा है, मीन्स रियल रेज मिल रहा है, तो ये भी कैसा इमेज बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, तो इन्वर्टेड होता है। तो ये हो गया केस 4। अब हम केस 5 की ओर जाएं। केस 5 हमारा क्या कहता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को एट फोकस रखा, ये मैं फोकस पे रखा, तो अब यहाँ पे दो रूल अगर यदि हम लोग यूज़ करेंगे, तो पहला रूल हम लोग ये ले लेते हैं कि जो हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, फोकस से पास होता है। ये फोकस से पास हुआ। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये रूल नंबर 4 है ना, रूल नंबर 4 पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या है कि भाई ये जो एंगल के साथ यहाँ पे ये बाउंस करे, मीन्स स्ट्राइक करेगा, विद द सेम एंगल इट विल बाउंस, रिफ्लेक्ट। तो ये आप देखोगे कि ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। अभी ये दोनों रेज जो है आपस में क्या हो रहा है कि ये इधर जाकर के कहाँ मिलेंगे, कहीं दूर में मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलेंगे, ये आपस में जाकर के इन्फिनिटी में, ये कहीं जाकर के आपस में इन्फिनिटी में मिलेंगे। देखो दो रेज, जो दो पैरेलल लाइंस आपस में कहाँ मीट करता है, तो दो पैरेलल लाइन हमेशा जाकर के इन्फिनिटी में मीट करता है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देखो मैं यहाँ पे एरो नहीं बनाया, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा इमेज बनाया एक तरह से कहो तो। आप यहाँ पे जो बना रहा है, कहीं पे जो मिल रहा है, ये कैसा इमेज बनाया, ये काफ़ी बड़ा इमेज बनाया। कहाँ मिल बनाया ये, तो एट इन्फिनिटी, कहीं दूर में इन्फिनिटी पे ये बनाया। तो इसका अगर मैं बताऊं कि पोजीशन ऑफ इमेज, ये ए डैश बी डैश कहाँ पे है, तो एट इन्फिनिटी। साइज इसका क्या है, तो बहुत बड़ा हो गया, ये मैग्नीफाइड था तो ये हाईली मैग्नीफाइड हो गया, ये हाईली मैग्नीफाइड हो गया। और नेचर क्या हो जाएगा, दो रियल रेज, अभी भी तो दो रियली रेज मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। अब देखो जरा, इससे जरा मैच करो तो आप, ये इन्फिनिटी में था, फोकस में बना, बड़ा था छोटा हो गया, बड़ा था हाईली डिमिनिश्ड, ये फोकस था इन्फिनिटी पे बन गया, ये छोटा था ये काफ़ी बड़ा बन गया। जस्ट ये दोनों एक दूसरे का ओपोजिट, ये केस 2 केस 4 ये एक दूसरे का ओपोजिट है ना। ये देखो ये बियॉन्ड सी था तो सी और एफ के बीच बना, ये सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था तो बियॉन्ड सी बन गया है ना। और ये तो खैर बीच वाला है, ये खुद ही वाला है, खुद सी पे है तो सी पे ही बनता है इमेज है ना। तो दिस वॉज योर केस 5। नाउ नेक्स्ट इज योर केस 6 कि जब अगर
हमारा F और P के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है। अब यहाँ से अगर यदि हम इसका रे डायग्राम बनाना चाहें तो सबसे पहला रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? तो भाई जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सबसे कॉमन है, ये सब में यूज़ होता है, वो क्या करेगा? फोकस से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर गया। और दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे ये फोर्थ वाला रूल। थर्ड वाला कभी यूज़ नहीं आया, ऐसे यूज़ कर सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत था नहीं, कोई चलिए उसको कोई यूज़ नहीं यूज़ करेंगे, इसी से कर लेंगे काम। तो ये एक जितने एंगल के साथ ये इंसिडेंट हुआ उतनी एंगल के साथ ये क्या कर जाएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब ये एक रे इधर जाता हुआ दिख रहा है, दूसरा रे इधर आता हुआ दिख रहा है, ये तो आपस में कभी मिलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या उपाय है भाई? इसके लिए क्या उपाय है कि इसको एक्सटेंड करें पीछे की ओर। इसको मैं एक्सटेंड कर दूं पीछे की ओर, है ना। ये तो इधर रियल रेस तो हम लोग ये मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग ये देखें तो इसको एक्सटेंड किए तो ये देखिए यहाँ पे आपस में जाकर के मिल रहा है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? इधर पे बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो इसका क्या हो जाएगा पोजीशन? बिहाइंड द मिरर। ये कैसा बना? बिहाइंड मिरर, कनकेव मिरर, अरे मिरर के दूसरे तरफ। तो इसका मतलब इसका और इसका साइज कैसा है? ये देखो इतना था, ये इतना बड़ा बन गया। ये क्या बन जाएगा? मैग्नीफाइड। ये भी क्या हो गया? मैग्नीफाइड। लेकिन यहाँ आप देखो कि वर्चुअल रेज आपस में मीट किया है, रियल रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है। तो ये जो नेचर हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनता है? इरेक्ट। तो ये छठा केस हो गया कि अगर यदि हम फोकस और पोल के बीच में रहे। अब इसका क्या यूज़ होता है? इसका कहाँ पे यूज़ होता है? तो आप देखोगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर यदि कनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में है तो उसका काफ़ी बड़ा इमेज बन रहा है। तो इसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं शेविंग पर्पस में। इसका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? शेविंग पर्पस में, ताकि हमको बड़ा बड़ा दिखे। हमारी दाढ़ियाँ सैलून्स वगैरह में, पार्लर्स वगैरह में यूज़ करते ताकि बड़ा बड़ा दिखे। हमारा जो बियर्ड्स है तो उसको हम लोग इजीली अच्छे तरीके से उसको मैं हटा सकता हूँ, है ना। फिर कहाँ पे यूज़ करता है? डेंटिस्ट मिरर। जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, दांत को जो चेक करते हैं अंदर में कहाँ पे कैविटी है, कहाँ पे सड़न है, कहाँ पे क्या है, तो उसको जो चेक करते हैं वो भी हमारा कनकेव मिरर यूज़ होता है ना। वो मुंह के अंदर ऐसे ऐसे डाल के देखते हैं ताकि वो बड़ा बड़ा दिखे उसको वहाँ पे। फिर कहाँ पे यूज़ होता है? ज्वेलरी शॉप में इसका यूज़ किया जाता है। ज्वेलरी शॉप में इसका यूज़ किया जाता है। आप देखोगे किनारे किनारे ये कनकेव मिरर लगा देते हैं ताकि सब चीज़ बड़ा बड़ा दिखे, दुकान ही बड़ा लगे। ये छोटा सा दुकान ही लगेगा कि बहुत बड़ा दुकान है, क्योंकि वो हर चीज़ वहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। केस नंबर 6 का कनकेव मिरर का जो हम लोग सेविंग पर्पज से यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट के पास यूज़ करते हैं और हम लोग ज्वेलरी शॉप में भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे क्या है कि ये डिफरेंट 6 पोजीशन तो बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस, सेंटर, ये सारा वर्चुअल है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर है। तो अंदर साइड पे हमें इमेज तो लगा, ऑब्जेक्ट तो लगा नहीं सकता हूँ, है ना। इधर पे लगाऊँ तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो जो है मैं को इधर ही रख सकता हूँ। तो इसके लिए मात्र 2 पोजीशन बनता है, या तो एक मैं बहुत दूर रखूँ या मैं एक मिरर के बहुत करीब रखूँ। मतलब कि एक केस बनता है कि एट इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखूँ और एक केस बनता है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कहीं भी बीच में या नज़दीक पे मैं रखूँ। तो ये 2 केसेस बनते हैं इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर। यहीं पे 2 केसेस बन रहे हैं। अब इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला है कि जो रे पैरेलल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, जो रे पैरेलल गए प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो फोकस, इसके लिए क्या होता है? लगता है कि फोकस से ही दूर जा रहा हुआ नज़र आता है। ये देखो फोकस से इधर,
डाइवर्ज करता हुआ, फोकस से डाइवर्ज करता हुआ, ये डाइवर्जिंग मिरर था ना, तो इसको मैं बना देता हूँ इधर पे डॉटेड लाइंस में बनाता हूँ और इधर पे मैं सॉलिड लाइन बनाता हूँ। तो ये हो गया हमारा ये रे, और एक रे जो मान लेते हैं इधर पे जा रहा हो, ये कैसा डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा हमें, ये ऐसा गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ से डॉटेड दिखा देते हैं। अभी ये देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये तो मिलने वाला है नहीं, एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, ये तो मिलेगा नहीं, तो इसको वर्चुअली पीछे की ओर हम एक्सीड कर देते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो इसका क्या आंसर है भाई कि अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो पोजीशन कहाँ बना, ये फोकस पे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में है तो उसका इमेज चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, कोई भी तरह का मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, उसका इमेज जो बनने वाला है वो फोकस पे ही बनने वाला है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये क्या है भाई, पोजीशन क्या है, एट एफ। अब ये तो हमको पता नहीं चल रहा है ना कि ये सीधा बना या उल्टा बना। पहले तो पहले साइज की मैं बात करूं, ये इतना बड़ा था, ये तो काफी छोटा है। डॉट पॉइंट शेप, पॉइंट शेप के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट शेप, या इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हाईली डिमिनिश्ड। नाउ अब ये हमारा नेचर की ओर बात करें, नेचर, ये इसका सीधा नेचर है या उल्टा इमेज बन रहा है। तो भाई ये तो हमको यहाँ से डॉट से तो पता नहीं चल रहा है, बट ये हमको मालूम है कि दो वर्चुअल रेज अगर आकर आपस में मीट कर रहा है तो उसके कारण जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो ये देखो वर्चुअल लाइंस मीट किया तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट। तो दिस इज योर image formed by convex mirror at when object is at infinity. Now अब दूसरा केस जो है कि infinity और पोल के कहीं बीच में, तो मान लेते हैं यहाँ पे, तो भाई ये हम लोग लेते हैं एक केस, ये फोकस से गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमको डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा फ्रॉम फोकस। ये डाइवर्ज करता हुआ दिखा हमको फ्रॉम फोकस। अब दूसरा है भाई कि एक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पोल पे स्ट्राइक करता है, जो पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, जितने एंगल के साथ स्ट्राइक करता है उतने ही एंगल के साथ ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है। अब ये एक रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। अब दोनों तो आपस इधर मिलने वाला नहीं है, तो ये किधर मिलेगा, तो भाई ये तो बैक स्टैंड किया हुआ है, इसको भी बैक स्टैंड कर देते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे मिल रहा है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। तो इमेज का कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, इस जगह पे। तो भाई इसका अगर मैं बोलूं कि इमेज क्या बना, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इमेज। पोजीशन कहाँ है, तो आप देखो कि पोल और फोकस के बीच में कहीं बन रहा है, बिहाइंड मिरर, कहाँ, बिटवीन P एंड F, P एंड F। साइज देखो ये बड़ा था, ये छोटा बन गया, ये कैसा हो गया भाई, डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है भाई, दो वर्चुअल रेज मिले हैं तो ये कैसा बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस हो गया ये हमारा रे डायग्राम्स, कनकेव मिरर के लिए भी, कन्वेक्स मिरर के लिए भी। हाँ, इसका थोड़ा सा आप ये देखें, यूज देखें केस 1 का, कि आप देखोगे कि जो काफी दूर में है उसका एक छोटा सा पॉइंट इमेज बना करके हमको दिखा रहा है, मतलब कि ये इस कवर वाइडर एरिया को कवर कर रहा है, उसको एक छोटा सा इमेज बना के दिखा रहा है। कहाँ इसका बेनिफिट हो सकता है, तो जो हम लोग गाड़ियों में
जो रेयर व्यू मिरर लगा रहे होते हैं, रेयर व्यू मिरर जो हम लोग बाइसिकल्स में या फिर स्कूटीज़ में या फिर कार में जो हम लोग रेयर व्यू मिरर ड्राइवर के पास जो होता है वो हो गया रेयर व्यू मिरर, ताकि उसमें से हमको दूर का वो क्या कर रहा है, ये कन्वेक्स मिरर तो ये वाइडर रेंज ऑफ को कवर करने वाला है और सभी को फोकस कर मीन्स सबका एक छोटा सा इमेज हमको बना करके दिखाने वाला है। तो ये हमारे को कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा यूज आता है इन द रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इन व्हीकल्स में इस केस का यूज होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर यदि इसके जगह में मान लेते हैं अब हम लोग अगर कनकेव मिरर यूज करें रेयर व्यू में, तो क्या है कि कन्वेक्स मिरर देखे तो हमको काफ़ी दूर तक का हमको ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना करके दिखा दिया कि हाँ भाई वो उतने दूर पे है, ये इतने दूर पे, मेरे पीछे पीछे ये है, एक ट्रक आ रही है। अभी मान लेते इसके जगह में मैं कनकेव मिरर यूज कर लूँ तो पता चलेगा कि हमको ट्रक आ रही है कि नहीं आ रही वो तो नहीं पता चलेगा, ट्रक तो दिखेगा नहीं, लेकिन ट्रक में बैठा हुआ ड्राइवर का चेहरा दिखेगा बड़ा सा। तो हमको कोई बेनिफिट लेना है, हमको तो ये देखना है कि पीछे क्या क्या चीज़ है, हमको ये नहीं देखना है कि ट्रक में बैठा हुआ आदमी कौन है ना। तो दीज आर सम रे डायग्राम्स ऑफ मिरर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।